हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम आज 7th क्लास का बुक में एसएसटी में ले रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? हम, समाज और हम, है ना। समाज और हम, चलिए इसको देखते हैं। इसमें चैप्टर दूसरा है, पहला चैप्टर है समाज और हम। अब इसमें क्या है? राजा, नए राजा और राज्य। इसमें 7वीं शताब्दी के मध्य में हर्ष की मृत्यु के बाद उसके राज्य छिन्न भिन्न हो गया। हर्ष ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो वो राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा अलग अलग खंडों में टूट जाता है। उत्तरी भारत में अव्यवस्था तथा अराजकता व्याप्त थी। उत्तरी भारत में क्या था? अराजकता सा शासन हो गया था। अराजकता मतलब जो है एक स्थायी शासन नहीं था। ये राजा एक दूसरे को शासन प्राप्त करने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। अनेक छोटे राज्यों के शासक जो बड़े राज्यों के अधीन सामंत थे वे स्वतंत्र हो गए। मतलब पहले ये बड़े राजा होते थे। बड़े राजा जो है कुछ अपने अधीनस्थ छोटे सामंत रखते थे कि आप इस क्षेत्र में शासन करेंगे, आप इस क्षेत्र में शासन करेंगे। लेकिन जब जैसे ही एक बड़ा राजा का शासन का अंत होता है, ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। ये क्या करते? परस्पर युद्ध करते रहते हैं कि एक दूसरे के राज्य में अपना विस्तार करने के लिए। अब उत्तर भारत में राजनीतिक विकास कैसे होता है? सन 700 से 1200 के 5 शताब्दियों के काल को राजपूत काल कहा जाता है। कितने कितने तक का है? 700 से 1200 तक है। इस काल को क्या कहते हैं? राजपूत युग कहा जाता है। इस दौरान भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। 8वीं शताब्दी के उत्तर भारत एवं दक्कन में 3 प्रमुख शक्तिशाली राज्य उभरे। ये राज्य थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये 3 इम्पोर्टेंट राज्य उभरे इस समय। ये परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। शक्तिशाली तो थे, महत्वाकांक्षी थे, लेकिन ये लड़ते झगड़ते कुछ ज़्यादा ही रहते थे। किंतु भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना और सांस्कृतिक परंपराएं स्थिर रहीं। साहित्य, कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास भी हुए। तो 10वीं शताब्दी के उत्तर और मध्य में अनेक राजपूत राज्य भी उदय हुए। अब पाल शासकों के बारे में जानते हैं। पाल वंश ने 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच बिहार और बंगाल पूर्वी भारत में शासन किया। कहाँ कहाँ पे? बिहार में और बंगाल में। बंगाल क्या था? पूर्वी वाला भारत क्षेत्र था। ये पूर्वी वाला क्षेत्र जो ये वाला था, ये क्षेत्र जो था, ये किसके अधीनस्थ था? ये जो है आपका पूर्वी बंगाल कहा जाता है। इस वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने की थी? गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक धर्मपाल ने अपने शासन काल में साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया और धर्मपाल दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार को बढ़ावा दिया। और इस वंश का एक अन्य शासक देवपाल भी शक्तिशाली था। मतलब 2 शासक मेन रहे, एक धर्मपाल, दूसरा देवपाल। उसने अपने शासन के विस्तार असम और उड़ीसा तक किया है। किसने? देवपाल ने। देवपाल का विस्तार यहाँ तक था। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य क्षीण होता चला गया। 12वीं शताब्दी में सेन वंश के आक्रमण से राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। पाल शासक कला, चित्रकारी और मूर्तिकला के महान प्रशंसक थे। अब इसमें देखिए रोचक तथ्य क्या है कि पाल वंश के शासक पाल वंश के जो शासन काल था उसमें कांस्य यानी कांसा की और धातु की ढलाई के कार्य ने काफ़ी प्रगति की। उनके शासन काल में बनी सूर्य की प्रतिमा एक यादगार और अनूठी प्रतिमा है। किसकी? सूर्य की प्रतिमा। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, सूर्य की प्रतिमा अनूठी प्रतिमा है। अब गुर्जर प्रतिहार आता है। पहले हमने क्या पढ़ा? पाल के बारे में पढ़ा। पाल के बारे में क्या पढ़ा हमने कि इसमें 2 शासक थे, एक धर्मपाल था और एक देवपाल था, और स्थापना गोपाल ने की थी। अब गुर्जर प्रतिहार शासकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। गुर्जर प्रतिहार राजपूत शासकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनके शासन अवंती और राजस्थान के कुछ भागों में था। वे इतने ताकतवर थे कि उन्हें अरबों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया था। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक भोज प्रथम और महेंद्र कौन कौन से थे? भोज प्रथम और महेंद्रपाल। किस वंश के?
ये गुर्जर प्रतिहार के थे। दोनों पिता पुत्र ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत मतलब इधर का, उत्तर भारत का एरिया ये वाला है ना। उत्तर भारत में महान साम्राज्य की स्थापना की और जिसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। परंतु प्रतिहार कभी शांति से शासन नहीं कर सके, शांति से शासन नहीं किया। उत्तरी दक्कन में राष्ट्रकूट और बंगाल, उत्तरी दक्कन में राष्ट्रकूट और बंगाल के पालों से उनका युद्ध चलता रहा। इनका गुर्जर प्रतिहारों का युद्ध किससे किससे चलता रहा, एक तो राष्ट्रकूटों से, दूसरा पालों से चलता रहा, क्योंकि वे भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। कन्नौज के लिए इस त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को इतना कमज़ोर कर दिया कि वे उत्तर भारत में अपनी शक्ति गंवा बैठे और सन 1018 में अफगान नगर की राजधानी गजनी शासक मोहम्मद जो गजनी का शासक था महमूद ने प्रतिहारों को हरा दिया। इसके बाद उनकी स्थिति स्थानीय सरदारों जैसी हो गई। मतलब जब वे हार गए मोहम्मद महमूद से, गजनी के शासक महमूद से जब वो हारे तो उनकी एक शासक जो राजाओं की जैसी की थी अब एक सरदार के, मतलब उनकी स्थिति थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गई, नीचे की तरफ हो गई। प्रतिहार वंश के पतन से उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में चंदेल, मालवा में परमार, गुजरात में सोलंकी और अजमेर में चौहान वंश का उदय हुआ। अब जब ईद का पतन हुआ तो इसमें कौन कौन से आते हैं, चंदेल आएंगे, फिर परमार आएंगे, फिर सोलंकी आएंगे, फिर अजमेर में चौहान आएंगे। अब राजपूत हमने क्या पढ़ा, गुर्जर प्रतिहारों के बताया, ये भी क्या थे, गुर्जर प्रतिहार भी राजपूत थे। लेकिन अब ये राजपूत में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत एक विदेशी जाति जैसे शक, हूण, पार्थियन या गुर्जर से संबंधित, किंतु कुछ का मानना है कि वे आर्य जाति के वंशज हैं। राजपूत मिश्रित जाति के थे। वे सूर्य और चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवारों से संबंधित थे। कुछ राजपूत स्वयं को अग्नि कुल का मानते हैं। उनका मानना है कि उनका जन्म हवन कुंड से हुआ। तोमर, चौहान, सोलंकी, परमार, प्रतिहार और चंदेल इस समय के महत्वपूर्ण राजपूत वंश थे। यह कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग मत हैं। पहला मत था, एक माना जाता था कि मिस्री जाति के थे, राजपूत मिस्री जाति के थे, ये चंद्रवंशी मानते थे, कुछ अपने को सूर्यवंशी मानते, कुछ अपने आप को जो है कुछ अपने आप को मानते थे कि वो अग्नि से उत्पन्न हुए। अब दिल्ली के तोमरों के बारे में जानते हैं। तोमर शासकों ने दिल्ली की नींव 8वीं शताब्दी में रखी। अगर दिल्ली की नींव रखे जाने के बारे में पूछा जाए तो किसने रखी थी, तोमर शासकों ने रखी थी। और बाद में चौहान वंश ने उस पर अधिकार कर लिया था। पहले तोमरों ने रखी थी और उस पर अधिकार किसने कर लिया बाद में, चौहान वंश ने। अजमेर के चौहानों ने अपने साम्राज्य 8वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किया। वे राजस्थान में शक्तिशाली थे। वे इस वंश का मुख्य शासक पृथ्वीराज चौहान था, चौहान वंश का, और उसने राजस्थान बुंदेलखंड के कई छोटे छोटे हिस्सों पर अधिकार किया था। उसने सन 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। पहला युद्ध जो तराइन का होता है 1191 वाला, उसमें क्या हुआ, उसने गौरी को हरा दिया। लेकिन एक वर्ष बाद जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, यानी कि 1192 वाला जो होता है उसमें क्या होता है, ये हार जाता है। कौन, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से, और मारा जाता है। गुजरात के सोलंकी चालुक्यों के वंशज थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया और 10वीं शताब्दी में उनके वंशजों ने गुजरात में शासन किया और पाटन नगर के आसपास राज्य बना। 13वीं शताब्दी में उनका पतन हुआ और बघेल वंश द्वारा उन्हें हटा दिया गया। अब इनका सोलंकियों का जब पतन होता था, बघेल वंश आता। बघेल वंश का शासक मूलराज प्रथम सिद्धराज और मूलराज द्वितीय कुमारपाल हुए। अब मालवा के परमार के बारे में जानते हैं। मालवा के परमार इंदौर के निकट अपनी राजधानी धारा से शासन चलाते थे। कौन थे ये, मालवा के परमार थे, और कहाँ से, इंदौर के निकट अपनी राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी,
परमारों की राजधानी धारा शासन चलाते थे। उनका उनका शासन महान शासक राजा भोज के समय में प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल एक महान शासक था अपितु प्रसिद्ध विद्वान और कला प्रेमी था। वह पड़ोसी राजाओं द्वारा पराजित हुआ और मारा गया। कौन? राजा भोज। अब आते हैं बुंदेलखंड के चंदेल। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे जिन्होंने मध्यकाल में बुंदेलखंड पर 4 शताब्दियों तक शासन किया। चंदेल का इतिहास में विद्या घाट के लिए जाना जाता है, जिसने महमूद गजनी के आक्रमण को विफल कर दिया और उससे मूर्ति कला प्रेमी था। उसके मूर्ति कला प्रेम खजुराहो के मंदिरों और कलिंजर के दुर्गों में झलकता है। यशोवर्मन, धंगदेव, कीर्तिवर्मन, मदंगवर्मन आदि महान शासक इस चंदेल वंशी थे। तुर्की आक्रमण के बारे में जानते हैं, क्या होता है तुर्की आक्रमण, कैसे क्या होता है। अरब लोग भारत में प्रथम मुसलमान विजेता के रूप में प्रविष्ट हुए। उन्होंने सिंध पर अपने राज्य को मिला लिया, परंतु मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उन्होंने सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया, फिर मुल्तान को पर अधिकार कर लिया। पहले सिंध को मिलाया, फिर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। किंतु प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के प्रबल विरोधों के कारण आगे नहीं बढ़ सके। कौन? जो अरबी मुसलमान थे। अरबों के द्वारा शुरू किए गए कार्यों को तुर्कों ने पूरा किया और वे अरबों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और भौतिकवादी थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्रीय शक्ति की कमजोरी और राजपूतों की आपसी लड़ाई ने मुस्लिमों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि ये आपस में लड़ा करते थे और इसी लड़ाई का फायदा उठाकर जो तुर्की आक्रमणकारी यहाँ पर फिर से आते हैं। मतलब पहला आक्रमणकारी ये गजनी का महमूद था और सन 1000 से लेकर 1027 तक महमूद ने भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए। सोचिए, महमूद गजनी के महमूद के बारे में। महमूद गजनी इसे बोलते हैं। गजनी ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान का महमूद था। वह गजनी का सबसे ताकतवर राज्य गजनी को बहुत ही ताकतवर राज्य बनाया जाता है। इसके लिए उसे बड़ी सेना की आवश्यकता थी, परंतु उसके पास धन का अभाव था और उसने भारत के वैभव के बारे में सुन रखा था। अतः सेना बनाने के लिए धन एकत्र करने हेतु उसने भारत पर क्या किया? आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। महमूद ने उत्तर पश्चिमी भारत को बहुत से राजाओं को हराया और कई नगर, महलों, मंदिरों को लूटा। लूटे गए मंदिरों में काठियावाड़ का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर सम्मिलित है। देखिए, सोमनाथ के मंदिर में जब उसने लूटा तो कहा जाता है कि बहुत सारा धन लूटा उसने। कहा जाता है कि भारत में लूटे गए धन से उसने गजनी को खूबसूरत मस्जिद, विश्वविद्यालय और महल बनवाए और 1023 में महमूद की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे और गजनी शासन सिकुड़ने लगा। परिणामस्वरूप भारत पर 1 शताब्दी तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का चित्र दिया गया। अब मोहम्मद गौरी के बारे में आते हैं। मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी निर्बल और अयोग्य थे। अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने सन 1173 में गजनी पर अधिकार कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। गजनी में अपना शासन स्थापित करने के बाद गौरी ने भारत पर हमला किया और उसका उद्देश्य भारत में धन लूटने के साथ साथ शासन भी जमाना था। देखिए, पहले जो महमूद आता है उसका इरादा होता है सिर्फ धन लूटना, लेकिन जो गौरी आता है लूट भी करेगा और यहाँ शासन भी करेगा। अब सन 1175 में उसने मुल्तान पर कब्जा जमाया। फिर 1178 में उसने गुजरात के शासक को हारने पर उसने महसूस किया कि आगे विजय के लिए पंजाब अच्छा राज्य साबित हो सकता है। 1190 में उसने पंजाब पर विजय पाई और गौरी राज्य की सीमा चौहान शासक पृथ्वीराज को छूने लगी थी। अब 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज की सेना पर हमला कर दिया। तराइन में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। राजपूत बहुत वीरता से लड़ा। मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जान बचाकर भागा। हजारों सैनिक युद्ध में शहीद हुए। गौरी वापिस अफगानिस्तान लौट भागा। सन 1992 में ये फिर से आता है। पृथ्वीराज से इसका फिर से युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी
की सेना बेहतरी तैयारी और योजना के साथ थी। मोहम्मद गौरी ने पड़ोसी राजाओं से सहायता मांगी। कुछ राजपूत शासक उसकी सहायता के लिए आए भी, जबकि कन्नौज के शक्तिशाली शासक जयचंद की सहायता करने से साफ मना कर दिया। इस युद्ध में यह कहा जाता है कि जयचंद इनडायरेक्टली उससे मिला भी था, जिससे मोहम्मद गौरी से। इस युद्ध में पृथ्वीराज हारा गया और मारा गया। उसके राज्य पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया और 1994 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। और तराइन और चंदावर के युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासक की नींव पड़ी। अब दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास कैसे होता है? विंध्य पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का निर्णय करते हैं। विंध्य क्षेत्र के दक्षिण भाग में प्राचीन साहित्य में दक्षिणापथ के रूप में जाना जाता है। यह पठारी वनाच्छित पहाड़ियों, नदी घाटियों से विच्छेदित है। विषम धरातल और घने वनों के कारण दक्षिण की संस्कृति और सरलता रूप से भिन्न रूप में विकसित हुई। उत्तर भारत में विदेशी आक्रांताओं मतलब जो बार बार आक्रमण करते थे, और बार बार आक्रमणों के कारण उत्तर की संस्कृति में मिश्रण होते रहे, जबकि दक्षिण भारत बाहरी आक्रमणों के प्रभाव से अछूता रहा, अतः उसकी संस्कृति मिश्रित नहीं हो पाई। दक्षिण भारत में अनेक राज्य सम्मिलित थे जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे, चलिए देखते हैं। पहला आता है राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राज करने वाले शाही वंश थे। राष्ट्रकूट वंश का आरंभ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन है? दंतिवर्मन, दंती दुर्ग जिसे कहा जाता है, द्वारा इस वंश की स्थापना होती है। और इसके अन्य शासक कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय और इंद्र तृतीय थे। इन शासकों ने उत्तर के प्रतिहारों, पालों और दक्षिण के पश्चिमी चालुक्यों, पल्लवों और चोलों से अनेक युद्ध लड़े। इन शासकों ने मान्यखेत, आधुनिक सोलापुर महाराष्ट्र को अपनी राजधानी बनाया। इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी, सोलापुर महाराष्ट्र में। उत्तर और दक्षिण के बीच चलने वाले निरंतर युद्धों ने राष्ट्रकूट शासकों को कमजोर कर दिया था। इन्हें कल्याणी के चालुक्य, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है, ने उखाड़ फेंका। किसने? चालुक्य ने इनको उखाड़ फेंका। राष्ट्रकूट शासक कला, साहित्य और वस्तु प्रेमी थे। भगवान शिव को समर्पित एलोरा के कैलाश मंदिर, आधुनिक महाराष्ट्र के शैलों को काटकर बनाई गई एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया। इन शासनकाल में क्षेत्रीय भाषाओं काफ़ी उन्नति हुई। जैन गणितज्ञों और विद्वानों ने संस्कृत और कन्नड़ में महत्वपूर्ण रचनाएं की। अब राष्ट्रकूट शासक का अमोघ वर्ष प्रथम स्वयं को उच्च कोटि का विद्वान से कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग के नाम के ग्रंथ की रचना की। अब आता है पश्चिमी चालुक्य। पश्चिमी चालुक्य शासकों ने पश्चिमी दक्कन, दक्षिण भारत में 10वीं 12वीं शताब्दी तक शासन किया। वे इस वंश को इसकी भव्य राजधानी कल्याणी, वर्तमान में वासव कल्याण, कर्नाटक के कारण कल्याणी चालुक्य भी कहते हैं। इस वंश का पहले शासक तैलप द्वितीय था। इसके शासन में चरमोत्कर्ष विक्रमादित्य षष्ठ के शासन के समय 11वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी के प्रारंभ तक था। इसकी सीमाएं दक्कन तक फैल गई थी। पश्चिमी चालुक्य शासकों ने वास्तुकला में जिस शैली को अपनाया उसे आज हम संक्रमणकालीन शैलियों के नाम से जानते हैं। बहुत से स्मारक मध्य कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इन मंदिरों में कुछ उल्लेखनीय हैं। लकुंदी के शिवेश्वर मंदिर, इतगी का महादेव मंदिर, बगली का कमलेश्वर मंदिर और कुरवती में मल्लिकार्जुन का मंदिर प्रसिद्ध है। साहित्य के लिए यह दक्षिण भारत में ललित कला के विकास के महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि चालुक्य शासकों ने स्थानीय भाषा, संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को पराश्रय दिया। अब आते हैं पल्लव शासकों के बारे में पढ़ते हैं। पल्लव शासकों ने न केवल चालुक्यों से बल्कि मैसूर और पांड्य शासकों से भी शत्रुता थी। मतलब पल्लवों की शत्रुता किससे थी? चालुक्यों से थी, और पांड्य शासकों से थी।
19वीं शताब्दी के अंत में पांड्य और चोलों ने एक साथ मिलकर पल्लवों को हरा दिया। अब पांड्य और चोल मिल गए और इन्होंने पल्लवों को हरा दिया। इससे पल्लवों का दक्षिण भारत में महाशक्ति बनने का सपना टूट गया। पल्लव शासक कला और वस्तु प्रेमी थे। उन्होंने रथ मंदिर, महाबलीपुरम में शोर मंदिर, सांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। आप पांड्य शासकों के बारे में जानते हैं। पांड्य न वर्तमान के मैदुरो तमिलनाडु के क्षेत्र में शासन किया इन्होंने, और उनका साम्राज्य चोल के दक्षिण में था। पांड्यों की राजधानी मथुरा या मदुरै थी, जो उस काल में ज्ञान और शिक्षा का केंद्र थी। ज्ञान और शिक्षा का केंद्र। वेनिस, इटली से आए विदेशी यात्री पांड्य साम्राज्य में भ्रमण कर पांड्य राज्य का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। अब चोल काल के बारे में जानते हैं। चोल मूलतः तमिल वंशज थे, जिन्होंने दक्षिण भारत पर 13वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। इस वंश का मूल कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी में था। परांतक चोल प्रारंभिक चोल शासकों में समझ था, जबकि राजा राज चोल, राजेंद्र चोल प्रथम, कुलोत्तुंग चोल और प्रथम मध्यकालीन चोल शासकों में प्रमुख थे। चोल साम्राज्य का उत्कर्ष 19वीं शताब्दी के मध्य से 13वीं शताब्दी के आरंभ तक रहा। राजा चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के समय यह वंश एशिया में सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरा। 1010 से लेकर 1200 तक चोल साम्राज्य की सीमाएं मालदीव से लेकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी तट तक फैली थी। राजा चोल ने प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत, श्रीलंका के कुछ भाग और मालदीव द्वीप पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत में विजय अभियान चलाया और पाल शासक महिपाल को हराकर गंगा तट तक अपना विस्तार कर लिया। किसने? राजेंद्र चोल ने। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार इतना तक किया, मतलब दक्षिण में भी इसका रहा, श्रीलंका मालदीव तक रहा, और उत्तर में भी इसने क्या किया? अभियान चलाया और पाल शासक महिपाल को हराया और गंगा तक का अपना शासन का विस्तार कर लिया। चोल वंश की शक्ति 12वीं शताब्दी में पांड्य और होयसलों के उभरने के साथ क्षीण होने लगी और 13वीं शताब्दी के अंत में समाप्त हुई। चोल वंश एक प्रतीकात्मक अध्ययन। मूवी है इस पे, PS, है ना, बहुत ही अच्छा सा। इस पे एक नाटक है, एक लेखक का, उसमें इसको दर्शाया गया। PS1, PS2, PS ऐसे 6 तक का इसकी सीरीज बन रही है। इसमें चोल वंश के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। तमिल परंपरा के अनुसार पुरातन चोल देश वर्तमान के तमिलनाडु और तंजावुर जिलों से मिलकर बना था। कावेरी नदी को चोल संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। कावेरी में सालाना बाढ़ के समय आदिपेरुक्कू उत्सव मनाया जाता था, जिसे पूरे देश भाग लेता था। कावेरी पट्टनम और नागपट्टनम चोलों के दो प्रमुख पत्तन थे। कावेरी पट्टनम और नागपट्टनम, ये दोनों नगर व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र थे। उस समय बौद्ध जैसे कोई धर्म यहाँ आकर्षित हुए। चोल के अन्य मुख्य नगरों में तंजावुर, उरैयूर और कुंदथई या कुंभकोणम थे। राजेंद्र चोल द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाने के बाद तंजावुर अपनी महत्ता खो बैठा। उसके बाद चोल राजाओं ने अपनी राजधानियां बदली और चिदम्बरम, मदुरै, कांचीपुरम को राजधानी बनाते चले गए, है ना। अब यहाँ पर दिखाया गया है चोल साम्राज्य। अब चोल प्रशासन के बारे में जानते हैं। चोल प्रशासन क्या था, कैसे था और क्या था इसमें। चोल प्रशासन अत्यंत संगठित और कुशल था। राजा सरकार का मुखिया था। प्रशासन कार्य अधिकारियों द्वारा किए जाते थे, जिन्हें वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी। वेतन नहीं दिया जाता, वेतन के रूप में क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। भूमि से वो अपना राजस्व वसूल करते थे, पैदावार कर सकते थे, कुछ उसको किसी भी कार्य के लिए लगा सकते थे।
साम्राज्य 6 मंडलों में बटा हुआ था, जिसका प्रशासन गवर्नरों द्वारा होता था। ये गवर्नर प्रायः शाही परिवारों के राजकुमार होते थे। केंद्रीय सरकार क्या थी? केंद्रीय सरकार का मुखिया राजा होता था। राजा ही संबंधित अधिकारियों को मौखिक आदेश देता था। ये आदेश मंदिरों की दीवारों पर खोदे जाते थे। राजा के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। दिन प्रतिदिन के कार्यों को अधिकारियों की कड़ीबद्ध व्यवस्था थी। राजा ही सेना का आदेश देता था, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और मजबूत नौसैनिक थे। देखिए, इसकी नौसेना भी थी इसमें, है ना, चोल शासकों के पास। प्रशासकीय इकाइयाँ क्या थी? प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण चोल साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था, जिनको मंडल या प्रांत कहा जाता था। और प्रायः राजकुमारों को मंडल का प्रशासन देखना पड़ता था। मंडल को वालनाडु या जिला में, और वालनाडु को नाडु में, गांव में, और प्रत्येक नाडु को कुर्रमों में, ग्राम समूहों में, और कोट्टमों में, कुर्रम और कोट्टों में विभक्त कर दिया गया। इस पर एक समिति प्रत्येक विभाग जैसे न्याय, कानून व्यवस्था, सिंचाई आदि पर नजर रखती थी। सभा या ग्राम सभा, स्थानीय शासन चोल प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब देखिए, यहाँ पर स्थानीय शासन के शुरुआत में ही इसका वर्णन मिल जाता है। ग्रामीण स्वयं ग्राम प्रशासन संभालते थे। यह आज की पंचायती राज व्यवस्था जैसा था। प्रत्येक ग्राम के स्थानीय स्वशासन में उर और सभा होती थी। सभा के सभी सदस्यों का चुनाव खुद वलाई पद्धति में किया जाता था। कला और स्थापत्य, राजा धनिक स्थापत्य कला का प्रशंसक थे। वे मंदिर निर्माण और संरक्षण के लिए बहुत सा धन देते थे। चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनवाए। तंजावुर में राजा द्वारा निर्मित वृद्धेश्वर मंदिर, अब ये चोल शासकों द्वारा बना हुआ है। कहाँ पर? तंजावुर में। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह महा मंदिर भी कहलाता है। 1025 में राजेंद्र द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। चोल काल में कांसे की मूर्तियां काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इस काल में नागेश्वर मंदिर कुंभकोणम में स्थित नटराज की प्रतिमा, जो कांसे की गढ़ी हुई, बहुत ही नायाब है। शिक्षा और साहित्य कैसा था चोल शासन काल में? चोल राजाओं के शासन में समय और शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। उन्होंने व्याकरण, खगोल शास्त्र, दर्शन, कला में बहुत विज्ञानों का अध्ययन को बढ़ावा दिया। उस काल में संस्कृत और तमिल प्रमुख भाषाएं थीं। चोल राजाओं के समय तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा साहित्य का विकास हुआ। कंबन ने रामायण का तमिल में अनुवाद कराया। किसने? कंबन ने। जबकि महाभारत का अनुवाद तेलुगु में हुआ। अपनी शानदार लेखन शैली के कारण पंपा, पन्ना और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहलाए। अब यहाँ पे देखिए, चोल राजाओं ने तमिल साहित्य, तेलुगु, कन्नड़ भाषा साहित्य का विकास किया। कंबन ने रामायण का तमिल में अनुवाद किया, जबकि महाभारत का तेलुगु में अनुवाद हुआ। अपनी शानदार लेखन की शैली में पंपा, पन्ना, रन, ये जो है कन्नड़ के त्रिरत्न कहलाए। अब कृषि के बारे में देखते हैं। ये तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर है। किसने बनाया था इसको? राजा प्रथम। चोलों की उपलब्धि में कृषि में दो प्रकार के विकास को संभव हुई। पहली थी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, दूसरी सिंचाई की उचित व्यवस्था करना। इस कार्य के लिए मंदिरों में दान दी गई धनराशि भी लगा दी गई। अधिक से अधिक लोगों को भोजन मिले, इस कारण कृषि क्षेत्र को बढ़ाना कृषकों की पहली प्राथमिकता थी। दूसरी परिवर्तन शिल्प के कारण विकास और नगरीकरण के रूप में हुआ। तमिल में दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापारी व्यापार के लिए आते थे, और जो कि एक अन्य उपलब्धि थी। देशव्यापी व्यापारी संघ व्यापार में जमकर भाग लिया और व्यापार से प्राप्त धन को कृषि के क्षेत्र में लगाया जाता था। अब देखिए, ये अग्निकुल हवन की अग्नि से उत्पन्न उर में साधारण ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी लोग सदस्य थे। सभा ग्राम के वयस्क लोगों की सभा थी। गोपुरम, मंदिरों के ऊंचे प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाते थे। पूर्व मध्यकाल में कई साम्राज्यों का उदय हुआ। पाल वंश 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल में रहा। तोमर वंश
तोमर, चौहान, सोलंकी, परमार, प्रतिहार और चंदेल उस समय के महत्वपूर्ण राजवंश थे। केंद्रीय शक्ति की कमजोरी, राजपूतों की आपसी लड़ाई ने मुस्लिमों को भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव को समर्पित एलोरा का कैलाश मंदिर, आधुनिक महाराष्ट्र अंचलों को काटकर बनाई गई एलिफेंटा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। चोल शासकों ने शासनकाल में कृषि में काफ़ी उन्नति हुई। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। पल्लव तथा चोल कला साहित्य के महान संरक्षक थे। चोलों ने शिक्षा में विशेष योगदान दिया, है ना। चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैनल को अपने फ्रेंड लोग को भी बताइए इसके बारे में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, बाय बाय।